yes. Now come to page number 3.9. SBU. SBU क्या? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। पहले नाम समझ लेते हैं इसका है क्या। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट यानी कि अपने बिजनेस को इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली डिवाइड करना। समझो मैं आईटीसी हूं, आईटीसी मालूम है? आईटीसी का फुल फॉर्म मालूम है क्या? इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट। बेकार है जिंदगी तुम्हारी। आईटीसी का इंडियन टोबैको कंपनी, ये पहले क्या करता था? ये टोबैको बनाता था, सिगरेट अभी भी यही बनाता, आईटीसी बनाता। तुमको तो मालूम ही होगा। नहीं मालूम? तुमको मालूम होगा फिर। नहीं, गोल्ड फ्लैग, फोर स्क्वायर, मालब्रो, नहीं मालूम। चार मीनार, नहीं मालूम। सोलापुर छाप, बीड़ी, नहीं मालूम। ये बनाता था आईटीसी। अच्छा, इसके कस्टमर कौन होते थे? आईटीसी के कस्टमर कौन रहते थे? जनरली स्मोकर समझ लेते हैं, हाँ, विशाल वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद इसका कस्टमर बेस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और ये एफएमसीजी सेक्टर के अंदर चला गया। एफएमसीजी सेक्टर में जाने के बाद इसके कस्टमर चेंज हो गए। ये बनाने लग गया फेयर एंड लवली। इसका नहीं है, इसका फियामा डिवेल्स है शायद। फियामा स्पेलिंग नहीं आती मेरे को। फियामा की स्पेलिंग FIAMA, फियामा डिवेल्स, ऐसे ही कुछ तो होगा। फियामा डिवेल्स बनाने लगा। ये कौन लगाता है? लड़कियां लगाती है। उसके बाद साबुन बनाने लगा, सोप, ठीक है। इसके बाद च्यवनप्राश भी बनाता है ये। अब तुम देखोगे ये वाला बिजनेस लोगों की जान लेता है, ये वाला बिजनेस लोगों को जान देता है। तो दोनों बिजनेस ही बिल्कुल अलग है, दोनों की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। इसका प्रमोशन अलग तरीके से करना चाहिए, इसका प्रमोशन अलग तरीके से करना चाहिए। इसका प्रमोशन करना चाहिए, पहले तुम फूक लो और साथ ही साथ च्यवनप्राश खा लो, जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा। कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा करते नहीं है। तो जनरली अगर मान लो आईटीसी अगर एक ब्रांड है जो जिसका नाम ही इंडियन टोबैको कंपनी है, वो तुमको जहर बेचने वाली कंपनी तुम्हें च्यवनप्राश बेच रहा है, अब तुम्हें च्यवनप्राश खरीदो तुम लोग, तो इसको तुम्हें परस्यू करना पड़ेगा। ये तुमको किसी भी तरीके से परस्यू करेगा और कन्विंस करेगा, स्ट्रांगली कन्विंस करेगा, राइट। लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी च्यवनप्राश की बिल्कुल अलग रहेगी और स्मोकर्स यानी कि सिगरेट वगैरह की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग रहेगी। तो ऐसे टाइम पे इनको अलग अलग स्ट्रैटेजिक डिविजन्स में बांट देना चाहिए। इन्होंने जो सिगरेट का बिजनेस है उसको एक अलग सेगमेंट मानना चाहिए और ये जो एफएमसीजी का सेक्टर है इसको एक अलग बिजनेस मानना चाहिए। समझो ये क्लोथिंग के अंदर भी आगे होंगे, ये भी क्लोथिंग के अंदर होंगे, इनका कोई ना कोई ब्रांड आता होगा क्लोथ्स में। तो क्लोथ्स के अंदर भी एक ब्रांड है, तो ये एक सेपरेट यूनिट है। तुम देखोगे ये पार्ट पूरा ग्रोसरी वगैरह में जाता है, ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा स्मोकिंग एडिक्शंस में जाता है और ये वाला तुम्हारा लाइफस्टाइल में जाता है। अब ये तीनों बिजनेस अलग अलग है, तीनों के डिसीजंस अलग लेने पड़ेंगे, तीनों के कॉम्पिटिटर्स अलग है, तीनों का प्रमोशन अलग तरीके से करना पड़ेगा, तीनों अपने अलग अलग फीचर्स और एट्रीब्यूट्स देते हैं। तो ऐसे टाइम पे कोई एक सिंगल लीडर यानी कि एक सिंगल हेड ये सारे बिजनेस को साइमल्टेनियसली मैनेज नहीं कर सकता। लेट्स से तुम प्रोडक्शन मैनेजर हो, तुम स्मोकिंग यानी कि सिगरेट का प्रोडक्शन और साथ ही साथ सोप का प्रोडक्शन, क्लोथ का प्रोडक्शन एक साथ नहीं देख सकती हो, क्योंकि यहां पे तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स अलग है, पॉलिसी अलग है, प्राइसिंग अलग है, कॉस्टिंग अलग है। तो ऐसे टाइम पे जब तुम्हारा मल्टी बिजनेस मॉडल रहेगा तो उस टाइम पे तुम्हें हर बिजनेस को एक अलग अलग डिवीजन में बांटना पड़ेगा और उसी को प्यार से एसबीयू बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। है तो सारे बिजनेस आईटीसी के, लेकिन इसको स्ट्रेटेजिकली इस बिजनेस को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, यूनिट्स स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करे गए हैं। अब देखो फियामा डिवेल्स क्या बेचता है? फियामा डिवेल्स की क्रीम आती है, सोप आता है, शैम्पू आता है और कोई सोप आता होगा, ये सब सेम स्ट्रेटेजी को बिलोंग करेंगे। यानी कि च्यवनप्राश भी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर चला जाएगा। तो ये एक सेक्टर बन गया। स्ट्रेटेजिकली इनके लिए अलग डिजाइन अपने को देनी पड़ेगी। इनके कॉम्पिटिटर्स कौन रहेगा? समझो बाबा जी है, बाबा बोले तो पतंजलि है, फिर डाबर है, ये सारी चीजें हैं। और कौन सा है एफएमसीजी में सबसे बड़ा? और कौन सा है एफएमसीजी में? और कौन है बड़ा आईटीसी के अलावा? इतना बड़ा नहीं है आईटीसी जितना हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ा है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी दो बहुत बड़े हैं। बाबा का थोड़े कम ही प्रोडक्ट है, ये बहुत बड़ा है। आईटीसी बहुत बड़ा जायंट है यार, उसको तोड़ना नामुमकिन है। और बाबा कहे कि इसमें सिर्फ एफएमसीजी में गए। सिगरेट बना रहे क्या? वो नहीं बना रहे। आयुर्वेदिक बियर निकाली क्या?
नहीं, जीन्स निकाली के अब तक नहीं, आईटीसी को कैसे तोड़ेंगे वो। और दूसरी बात है, एक है ब्रांड लॉयल्टी भी है लोगों को आईटीसी के अंदर, नहीं जाएंगे। कितने लोग यहाँ पे बाबा रामदेव का साबुन यूज करते हैं, वाले तो पतंजलि का साबुन यूज करते हैं, ऑनेस्टली बताओ। हाँ, तू करता है, और कितने लोग करते हैं? एक, यानी तुम ही देख लो। हाँ, बाकी लोग आईटीसी वाईटीसी एचयूएल का यूज करते होंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो ब्रांड टूटेगा नहीं इतनी जल्दी, और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है। और बाबा का साबुन देखते से अपने को आयुर्वेदिक फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कुछ तो भी आज आयुर्वेद हो रहा है अपने शरीर के ऊपर, तो अपन नहीं यूज करते जा रहे। हाँ, उसका वो दंत कांति वगैरह यूज कर लेते हैं। अच्छा, कई लोग बहुत पेट्रियोट है इस चीज को लेकर कि नहीं बाबा का ही सारा पतंजलि लेने का है, अपने पतंजलि का ही सब कुछ लेने का है। देख ये है ना बाजू में बैठा हुआ, ऐसा क्या आंखें कर रहा है, बड़े बाजू देखो उसको, साबुन भी वही यूज करता है ना, शैम्पू अलग क्यों? बाबा पे भरोसा नहीं? बाबा जैसे कैसे बाल हो जाएंगे मतलब? बाबा के तो बाल बहुत लंबे हैं, उनसे पूछ क्या करते हैं वो। एनीवेज, तो मेरा कहने का ये मतलब था, एक मल्टी बिजनेस मॉडल है अगर आपका, तो सारे के सारे सेगमेंट पे डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइव है हमारा, वर्चुअल भी है, और लाइब्रेरी भी होती थी एक टाइम पे, तुमको मालूम है वी स्मार्ट की लाइब्रेरी होती थी, लेकिन अब नहीं है। तीनों डिसीजंस लेने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि तीनों के कॉम्पिटिटर्स अलग हैं, तीनों के कस्टमर्स अलग हैं। तुम लाइव के कस्टमर्स देखो, यानी कि स्टूडेंट्स देखो, वर्चुअल के स्टूडेंट्स देखो, सारे अलग है। तो ये टाइम पे हमें बिजनेस को एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करना जरूरी था, ताकि इफेक्टिव डिसीजन लिए जा सके। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। क्या ये समझा तुम्हें? विल रीड। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एम्प्लाइज एन इंडिपेंडेंटली मैनेज डिविजन ऑफ अ लार्ज कंपनी, यानी एक बहुत बड़ी कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डिविजन, हैविंग इट्स ओन विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। वो एक यूनिट है, उसके विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव्स भी अलग रहते हैं। अब आईटीसी में जो सिगरेट का ब्रांड है, सिगरेट का जो सेगमेंट है, उसका विजन क्या रहेगा, और च्यवनप्राश का विजन क्या रहेगा, तुम ही बताओ। च्यवनप्राश का विजन बोलने से बेटर है मिशन क्या रहेगा? मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि आईटीसी एक तरफ जहर बेच रहा है और दूसरी तरफ दवाई बेच रहा है, तो दोनों का विजन उसका बिल्कुल अलग ही होगा ना। अब एक ही विजन स्टेटमेंट में वो ये तो नहीं छाप सकता जहर बेचूंगा लोगों को च्यवनप्राश खिलाऊंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बिजनेस को स्ट्रेटेजिकली इन्होंने डिवाइड करना जरूरी है। यहां पे देखो क्या बोला है, इंडिपेंडेंट डिविजन्स होते हैं एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका विजन मिशन ऑब्जेक्टिव सब कुछ अलग रहता है। Whose planning is done separately from other business of a company. The vision, mission, and objectives of division are both distinct from parent enterprise and elemental to long-term performance of an enterprise. क्या बोल रहे हैं कि इसके विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव जो हैं ये दूसरे डिविजन से भी अलग रहते हैं और अपने पेरेंट से भी अलग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी इज द पेरेंट कंपनी। आईटीसी के अंदर एक सेगमेंट आता है फियामा, फियामा डिवेल, एक आता है और कौन सा आता है, सिगरेट ले लेते हैं, और लाइफस्टाइल। तो इसका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी सब अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, और आईटीसी का एक ऐसा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव रहेगा जो इन तीनों को साथ में लेकर चले। समझ में आया? देयर आर 3 लेवल्स इन अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। पहला है टॉप लेवल, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर रिमेन्स एट द टॉप, इसको टॉप लेवल बोलते हैं। सेकंड है मिडिल लेवल, एंड थर्ड इज बिजनेस क्लस्टर बाय सिमिलैरिटी विद इन ईच रिमेन्स एट द बॉटम, इसको लोअर लेवल। सीए इंटर के अंदर इसके ऊपर डिटेल लिटरेचर दे रखा है, तुम्हारे को नहीं है लिटरेचर। ठीक है, 3 लेवल कौन से हैं? सबसे पहला कॉर्पोरेट लेवल जिसको टॉप लेवल बोलते हैं, फिर मिडिल लेवल आता है, फिर लोअर लेवल आता है। Hence the division within the SBUs are associated with each other and SBU groups are independent of each other. From the strategic viewpoint, each SBU is a independent business. इसको अंडरलाइन कर लो, MCQ बन सकता है। From strategic point of view, स्ट्रेटेजी के हिसाब से हर SBU को अलग अलग तरीके से देखा जाता है।
अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं इसके ऊपर, एसबीयू के ऊपर। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज एसबीयू, तो एसबीयू के ऊपर जितनी लाइन लिखी है ना, तुमको 2-3 लाइन लिखनी है। साथ ही साथ उसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर एसबीयू, एडवांटेज ऑफ एसबीयू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसबीयू। रीजंस, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसएडवांटेज सारी अलग अलग चीजें हैं। कई बार हम क्या कर देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजन को एक साथ लिख देते हैं। रीजन का मतलब है कि एसबीयू की जरूरत क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और एडवांटेज यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लेकर क्या बेनिफिट और क्या लॉस हो रहा है। 3 चीजें हैं, 3 अलग क्वेश्चन है। रीजंस फॉर एसबीयू नाम से क्वेश्चन आया तो तुम्हें लिखना है कि इसकी जरूरत क्यों थी एसबीयू की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आया मतलब कैसा होना चाहिए एसबीयू, एडवांटेज मतलब जैसा भी तेरा एसबीयू है उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस क्या है। समझ में आया? तो रीजंस यानी कि नीड लिख दो, एसबीयू की जरूरत क्यों पड़ती है। समृद्धि का एक रेस्टोरेंट है, SAMRUDD है। इतना बड़ा नाम कौन रखता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समृद्धि का एक रेस्टोरेंट है, देखना। ऐसा रेस्टोरेंट, प्योर वेज, प्योर नॉन वेज। यहां पे इसने किसी जैन संत की फोटो लगा रखी है, ठीक है। यहां पे इसने किसी चाइनीज की फोटो लगा रखी है, और पीछे देखने पर ना इसका किचन एक ही है। सब ग्रेवी वगैरह मिक्स कर रही है, ये सब ग्रेवी वगैरह मिक्स कर रही है। यहां वाला कस्टमर जैसी, देखो गेट भी एक ही रखा है। तुम बताओ ये क्या प्रमोट कर रही है? कुछ समझ में आ रहा है अपने को क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रही है ये? ऐसे होटल देखे क्या, प्योर वेज, प्योर नॉन वेज? कौन प्योर वेज है तुम में से? अच्छा, तुम लोग प्योर वेज हो, नॉन वेज होटल खोल के बैठ गई तुम। नाम तुम्हारा है समृद्धि का होटल। तुम गए हो ऐसे होटल में? तुम जाते हो? नहीं जाते हो। प्योर वेज वाले लोग नहीं जाते ऐसे होटल में। क्यों नहीं जा रहे? प्योर वेज लिखा तो है। हाँ, अच्छा, अगर ये पार्ट हटा दिया मैंने तो चले गए। इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर इसको सेपरेट एसबीयू की तरह कंसिडर नहीं किया जाए तो कस्टमर पहले कंफ्यूज हो जाएगा और वो तुम्हारी कुछ अलग इमेज कैरी करके चलेगा। अभी देखो, समृद्धि समझो प्योर नॉनवेज लड़की है, मतलब नॉनवेज ही खाती हो दिन रात, समझ लो ऐसा। प्योर नॉनवेज होते हैं आजकल, प्योर नॉनवेज तुमने देखे होटल? ये कैंप में चले जाओ, सुरवेज प्योर नॉनवेज, सिर्फ नॉनवेज मिलता है। तो समृद्धि को ना वेज होटल भी खोलना है, नॉन वेज होटल भी खोलना है। क्या करना चाहिए समृद्धि तुम्हें? सेपरेट, वो भी कितने दूर, एक दीवार की दूर पे या काफी ज्यादा दूर होने चाहिए? काफी ज्यादा दूर। नाम सेम रखना चाहिए, यहां पे लिखना चाहिए ब्रांच 1 प्योर वेज, ब्रांच 2 प्योर नॉन वेज, ऐसे नहीं, तुम्हें नाम भी चेंज करना पड़ेगा। और इन शॉर्ट तुमको उसे एक सेपरेट बिजनेस यूनिट की तरह कंसिडर करना पड़ेगा। तो यही मेन रीजन है कि प्योर नॉनवेज बिजनेस अगर तुम्हारा रहेगा तो उसकी पॉलिसी, सेट ऑफ पॉलिसी, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, वर्क कल्चर सब कुछ अलग रहेगा, प्योर वेज के लिए अलग रहेगा। तो रीजन यही है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स अलग है, तुम्हारे कस्टमर्स अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। दैट इज द रीजन फॉर एसपीओ। तो रीजन यानी कि उसकी नीड क्यों पड़ी। एडवांटेज नहीं पूछ रहा, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछ रहा, मैं बता रहा हूं जरूरत क्यों पड़ी, ओरिजिन कहां से हुआ। समझ में आया? The scientific method of grouping the business of a multi-business corporation which helps the firm in strategic planning and improvement over geographical grouping। पहला पॉइंट समझ में आया क्या? A scientific method of grouping the business, यानी कि अलग अलग बहुत सारे बिजनेस है ना, तो तुम्हें उसे ग्रुप करते आएगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। अभी तुमने एक नया सेगमेंट चालू करने वाली हो समृद्धि, अंडा भुर्जी का, कौन से होटल में डालोगी? नॉन वेज वाले सेक्शन में जाओगी, वेज, प्योर वेज। अरे तीसरी कैटेगरी है पता है, ये अंडा खाने वाले हो गए एगिटेरियंस, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियन। चौथी कैटेगरी भी है,
नॉनवेज होटल में जाएंगे, लेग पीस निकाल देंगे, रस्सा खाते हैं और बोलते हैं इसमें कहाँ है कुछ नॉनवेज। देखे हैं ऐसे लोग? देखे तो होंगे, देखे। उनके दोस्त बराबर उनको बोलते हैं इसमें क्या नॉनवेज है, देख तूने नॉनवेज तो निकाल दिया साइड में। अरे बावले, एगिटेरियन वाले तो बहुत खतरनाक लोग हैं। एग इज वेज। हाँ, देखो दो टाइप के एग रहते हैं। एक रहते हैं जो आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हैं, बॉयलर बोलते हैं ना उसको, जिसको, और दूसरा गावरान जो मुर्गी देती है। अब मैं तो दोनों साइड में बिलीव ही नहीं करता, यानी कि दोनों साइड को इक्वली बिलीव करता हूं और दोनों साइड को इक्वली डिनाई भी करता हूं। जिसको जो सोचना है खाना है खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना देखो बस। और दूसरी बात, छी छी बोलते ना जो लोग, सबसे ज्यादा गुस्सा आता है मेरे को, तो अरे किसी का खाना है रे, वो काय को बोलने का चाहिए, खाने तो जिसको खाना है। नहीं तो ये नॉन वेजिटेरियन लोग अगर इनको वेज में कन्वर्ट कर दिया तो पनीर का जो अभी 200 रेट चल रहा है 400 हो जाएगा। ये सब वहां पे जंप मार दे, तुम खाओ नॉनवेज, भर भर के खाओ। हाँ, पर जो नहीं खाता उसको भ्रष्ट मत करो, नहीं खा ले क्या होता है ये वो। मेरे को तो कितने लोग तंग करते हैं, पंजाबी होके तो नॉनवेज नहीं खाता। अरे नहीं खाता तो नहीं खाता। नेक्स्ट पॉइंट, an improvement over geographical grouping of business and strategic planning based on the location unit। ये क्या बोल रहे हैं? strategic business unit is not geographical grouping। ज्योग्राफी के हिसाब से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अभी समझो, अभी ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ये समृद्धि का वेज होटल है, एक और वेज होटल है, ये मिरज में है, MIRAJZ है, जे बोला तुमने, मेरे को समझा ही नहीं। एक पुणे में है तुम्हारा नॉनवेज होटल, एक यहां पर है, एक पुणे के अंदर भी है नॉनवेज, ठीक है। मुझको बताओ इसकी ग्रुपिंग कैसे करोगी? सिटी वाइज करोगी या सेगमेंट वाइज करना बेटर है? सिटी वाइज। सिटी वाइज, तुम सेगमेंट वाइज बोल रही हो, ठीक है। आईटीसी है, आईटीसी ऑल ओवर इंडिया क्या बोलते हैं, दो चीजें बेचता है। ऑल ओवर इंडिया दो चीजें बेचता है, कौन सा? सिगरेट और क्या बेचता है? हेल्थ केयर की चीजें। हर सिटी में, मतलब 1000 सिटी है तो उसने 1000 सिटी वाइज ज्योग्राफिकल लोकेशन करनी चाहिए या प्रोडक्ट वाइज करनी चाहिए? प्रोडक्ट वाइज। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हमेशा प्रोडक्ट वाइज ही होता है, ज्योग्राफी वाइज नहीं हो सकता। अब इसका मिरज में वेज है, पूना में वेज है, मिरज में भी नॉनवेज है, पूना में भी नॉनवेज है, तो इसने सेगमेंट करना चाहिए नॉनवेज नॉनवेज और वेज वेज का। ऑल दो डिफिकल्टी होगी, लेकिन ये वाले बिजनेस और ये वाले बिजनेस के लिए सेम सेट ऑफ पॉलिसी रहेगी। जैसे श्रावण आ गया, श्रावण में ये होटल पे ध्यान देना है, श्रावण के एक दिन पहले और एक दिन बाद ये होटल पे ध्यान देना है। कैसे भीड़ लगती मालूम क्या तुमको? तुमने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कैसे लंबी लाइन लगती है। क्या बोलते हैं तुम्हारे इसमें? कर बोलते हैं शायद, गटारी पूर्णिमा भी बोलते हैं, कर भी बोलते हैं, बहुत कुछ चीजें बोलते हैं। हाँ, जो भी है, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, तुम लोग क्या क्या करते हो मेरे को क्या मालूम है। नेक्स्ट है, देखो पॉइंट नंबर 2 में यही बोला, इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर ज्योग्राफिकल ग्रुपिंग। ज्योग्राफिकल ग्रुपिंग हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। तेरा अनिकेत 50 सिटी में 2 प्रोडक्ट जाते हैं, तो तुझे प्रोडक्ट वाइज ध्यान देना चाहिए, सिटी वाइज ध्यान देना चाहिए? तो बोल प्रोडक्ट वाइज ध्यान देना चाहिए, यही बोल रहा है। और मैंने पहले ही बोला, ये एसबीओ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनके मल्टी बिजनेसेस है, 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 5 6 नहीं, 10 12 15, उससे भी ज्यादा। The SBU is a grouping of related business that can be taken up for strategic planning distinct from rest of the business। यानी सडनली आईटीसी की बात करते हैं, आईटीसी कपड़े भी बेचता है, आईटीसी सिगरेट भी बेचता है, आईटीसी एफएमसीजी गुड्स भी बेचता है, तेल वगैरह भी बेच रहा है। बाबा रामदेव आने के कारण लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ा, स्मोकिंग वाले साइड पे फर्क पड़ा या एफएमसीजी पे फर्क पड़ा? तो अभी बाबा आ गए, सडनली लाइफस्टाइल वालों को डरना नहीं चाहिए था, क्लोथिंग वालों को डरना नहीं चाहिए था, लेकिन आईटीसी हल गया, एकदम डर गया। क्यों? वैसे वो डरा नहीं, पहली बात तो उसको मालूम है कुछ नहीं हो सकता, बहुत बड़ा इंडिया का मार्केट है। मेरा कहने का ये मतलब था, प्रॉपर सेगमेंट वाइज जब डिवाइड कर देंगे ना, तब हमें पता चलेगा हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हमें किसके अगेंस्ट टैकल करना है, और मार्केट में अगर कोई नई थ्रेट आ गई है तो कौन से डिवीजन को एक्शन लेना जरूरी है। कल करके तुम्हें मालूम है कि एक टी शर्ट आती है जो ऑयल वाटर एवरीथिंग रिपेलेंट है, कुछ भी डालो सब नीचे गिर जाता है। लेविस ने भी निकाला है,
लेवाइस, लेविस, जो भी बोलते हो तुम, लेवाइस ने भी निकाला है सेम चीज। तो माय क्वेश्चन इज, अब स्मोकिंग साइड है जो आईटीसी का सिगरेट सेगमेंट है, उसको सोचना भी नहीं चाहिए इस प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में? किसने सोचना चाहिए? लाइफस्टाइल सेगमेंट जो है उसका, उसने सोचना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिकली अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो पता चलेगा मार्केट में कॉम्पिटिटर कौन आया है, तुम्हारा कस्टमर कौन है, और बेटर इंप्रूवमेंट किस डिपार्टमेंट को करना है। यही बोला है उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बिजनेस। Grouping the business on SBU line helps the firm in strategic planning by removing the ambiguity and confusions generally seen in the grouping business। यानी कि बाबा के आने के कारण सारा का सारा आईटीसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही सेक्टर को, एक ही यूनिट को, एक ही डिवीजन को प्रॉब्लम होनी चाहिए, और उसी ने एक्शंस लेना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। रिमूविंग द कंफ्यूजन्स एंड एम्बिगिटी। Each SBU is a separate business from the strategic planning pinpoint standpoint in the basic factor, that is, ये तो पॉइंट अपन ने ऊपर कवर कर लिया ना, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव सारे अलग रहते हैं इसके मेन बिजनेस से। Each SBU will have its own distinct set of competitor and its own strategy। ये पॉइंट समझ में आया क्या? अभी जो सिगरेट का सेगमेंट है, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आ रही है तो जो सिगरेट का सेगमेंट है उसी ने ध्यान देना चाहिए कि ये पॉलिसी से कैसे टैकल किया जाए। तो खुद की स्ट्रेटेजी बनाएगा, खुद के कॉम्पिटिटर्स रहेंगे। अभी आईटीसी का कॉम्पिटिटर कौन है सिगरेट वगैरह में? हाँ समृद्धि, नहीं, वैष्णवी, मालूम होगा ना तुमको, ऐसे कैसे नहीं मालूम? पता करके आना, आज पान पट्टी पे जाना सब कोई, और चेक करके आना कि आईटीसी के अलावा और कौन सी ब्रांड आती है। ठीक है, ये टास्क मैं यहां पे सारी लड़कियों को देता हूं, जाके पान टपरी से लेकर आना, तुम तुम्हारे हस्बैंड का चेक कर सकती हो। ठीक है, तो ये रहा टास्क, पूरा करके आना। गूगल नहीं, ब्लैक वगैरह किसका ब्रांड कौन सा है? देखो नाम, नाम मालूम का तुम लोगों को? नाम भी नहीं मालूम, ऐसा मत बोला कि नाम भी नहीं मालूम तुम लोगों को। एडवर्टीजमेंट देखी क्या सिगरेट की कभी? नहीं आती है, कैसे पता होगा? हाँ, तो ब्रांड थोड़ी पता चलता है उससे कुछ, वो तो हर जगह डिस्क्लेमर आता है, वो बात अलग है, वो एडवर्टीजमेंट नहीं, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट है। हाँ, तो पता करो कौन कौन सी ब्रांड बिकती है, जरा पता करा जाए, पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट, ईच एसबीयू विल हैव सीईओ। He will be responsible for strategic planning for the business and its profit performance। यानी कि हर एसबीयू को एक एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या बोलते हैं, ऑफिशियल दे दिया जाएगा। वो बंदा क्या करेगा? अपने एसबीयू के ऊपर ध्यान देगा, बाकी दूसरे एसबीयू के ऊपर ध्यान नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टास्क असाइन किया है तुम लोगों को कि कल करके सिगरेट की ब्रांड पता करके आना, इसका लीडर मैं पूजा को बनाता हूं। ठीक है, और एक और चीज पता करें कि दारू में कौन कौन सी ब्रांड आती है, उसका लीडर मैं विशाल को बनाता हूं। ठीक है, गन्स वगैरह की कौन कौन सी ब्रांड आती है, उसके लिए मैं तुमको बनाता हूं लीडर। तो अभी ये टास्क गन का पूरा करना है, लीकर का पूरा करना है, सिगरेट का पूरा करना है, इसके लिए तुम इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हो। अगर ये गन्स का पूरा नहीं कर पाएगी, कौन सी ब्रांड आती है उसके अंदर, तो तुम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल रहोगी, है ना? और तुम भी नहीं रहोगे। लीकर का नहीं कर पाए तो तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगी। ठीक है, तो ये टास्क है, कल पता करके आना इंडिया में कौन से ब्रांड, कौन सी कंपनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोवाइड करती है, सबसे ज्यादा लीकर किसका बिकता है, और तुम सिगरेट का पता करके आओगी। सबसे ज्यादा रॉयल स्टैग है किसका? यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूबी ग्रुप, माल्या की कंपनी। ओके, तो ये सारे थे ना रीजंस थे। ये क्वेश्चन आएगा एज इट इज, मैं तुमको याद करवा दूंगा ये चीज, अभी समझ लो। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर 5, 6, 7 पॉइंट।
हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इजी है, देखो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो अंडरलाइन करा उतना पॉइंट पढ़ लिया तो भी समझ में आ जाएगा। इनका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंडिपेंडेंट प्लानिंग, इसके बाकी एसबीयू से इंडिपेंडेंटली प्लान होता है। लेट्स से आई हैव 3 एसबीयूज, वन सॉरी दिस ए बी एंड सी, तो इसका प्लानिंग इंडिपेंडेंटली होगा, इसका इंडिपेंडेंटली होगा, इसका इंडिपेंडेंटली होगा। जैसे कि अगर अपन देखा जाए तो वी स्मार्ट के अंदर भी 3 एसबीयूज बनते हैं, 3 लेवल्स बनते हैं। वैसे एक सीए फाइनल का बनता है, सीए इंटर का बनता है, सीए इंटर के अंदर सीएमए इंटर का भी आ जाता है, और एक फाउंडेशन का बनता है। तो इसके ऊपर प्लानिंग स्ट्रेटेजीज अलग होती है, इसके ऊपर प्लानिंग स्ट्रेटेजीज अलग होती है, इसके ऊपर प्लानिंग स्ट्रेटेजीज अलग होती है। तो यहां पर यही बोला है सबकी प्लानिंग इंडिपेंडेंटली होती है। इट इज अ सिंगल बिजनेस और अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस which offers scope for independent planning and which might visibly stand alone from rest of the organization। यानी कि इनकी प्लानिंग इंडिपेंडेंटली होती है बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर बिजनेसेस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इट हैज अ ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर। देखो फाइनल के अंदर इसके हमारे कॉम्पिटिटर्स अलग है, इंटर के अंदर अलग है, बिल्कुल अलग है। इंटर में जो लाइव में है ना वो हमारे कॉम्पिटिटर है, फाइनल में जो वर्चुअल में है वो हमारे कॉम्पिटिटर है, और फाउंडेशन के अंदर जो लोकल क्लासेस रहती है ना वो हमारे कॉम्पिटिटर्स है। तो इनको स्ट्रेटेजिकली अलग अलग कंसीडर करेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या पॉलिसी एक्शन लेना है। तो इंडिपेंडेंट प्लानिंग एंड सेकंड इज ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट है, हर लेवल पे एक टीम लीड असाइन होता है। जैसे फाइनल लेवल पे विशाल सर है और दर्शन सर, दर्शन सर मालूम ना। इंटरमीडिएट लेवल पे विजय सर भी मालूम होंगे, प्लस ग्रुप 2 के अंदर मैं, और फाउंडेशन लेवल पे मैं और करण सर, ये लोग हैं। तो अगर फाउंडेशन की कुछ भी पॉलिसी रहती है ना तो विशाल सर और दर्शन सर बीच में नहीं आते हैं। अगर इंटर की कुछ भी रहा तो मैं और विजय सर आते हैं। ऑल्दो विशाल सर यहां पर ऐसा एक सिंगुलर रोल भी प्ले कर रहे हैं, इज ओनर ऑल्सो, तो विशाल सर तो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा मैं बता रहा हूं तुमको कि अगर मान लो फाउंडेशन की कोई पॉलिसी डिस्कस करनी है तो मैं बैठूंगा, विशाल सर बैठेंगे और करण सर बैठेंगे, और हम लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और पर्टिकुलर सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। यानी कि इंडिपेंडेंट प्लानिंग भी होगी हमारी, हमारे कॉम्पिटिटर्स भी अलग रहेंगे, और हम रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, हैज अ मैनेजर हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट परफॉर्मेंस। तो इसमें जो भी मैनेजर रहता है ना वो सिर्फ अपने यूनिट के बारे में सोचता है। समझ में आया? डिड यू गेट दिस? एडवांटेज देख लो। एडवांटेज पहला, प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी म्हणजे काय? अकाउंटेबिलिटी बोले तो वैष्णवी, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? वैसे वहां लिखा नहीं है कुछ। समृद्धि, अकाउंटेबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मीनिंग व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? मयूरेश, अकाउंटेबिलिटी तू नॉमिनेट कर किसी को, नेक्स्ट पर्सन जो आंसर दे। विशाल, विशाल उसने नाम लिया तेरा। हाँ अथर्व, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? वहां नहीं मिलेगा कुछ, नहीं मालूम। अकाउंटेबिलिटी अनिकेत, अकाउंटेबिलिटी विशाल, वहां नहीं मिलेगा बुक में पढ़ने से। ए चीटर, हाँ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहीं पे था वर्ड, मैं जानबूझ के तुम्हें गुमराह कर रहा था। अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल। अगर कल घर तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया मम्मी पापा ने कि हम 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना, कुत्ते बिल्ली को खाना वगैरह डालना, और बाद में 3-4 दिन बाद आए और कुत्ते ने, तुम्हारे कुत्ते और बिल्ली समझो दोनों है तुम्हारे पास, उसने घर को तबाह करके रख दिया है और तुमने भी कर दिया है, तुम भी लीचड़ जैसे पड़े हुए हो। कुत्ते को मारेगी मम्मी है, तुमको कुत्ते की तरह मारेगी, क्या होगा? तुमको कुत्ते की तरह मारेगी, क्यों?
गंदा तो उस कुत्ते ने भी किया था। जिम्मेदारी किसकी थी? अकाउंटेबल कौन था? हु वाज रिस्पॉन्सिबल? अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाएगा? हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? तुमने भी कुछ ऐसे ही बोला था ना, तुम्हें एग्जाम्पल दे रही थी, एग्जाम्पल नहीं चाहिए था। प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। कल करके आईटीसी का सिगरेट सेगमेंट पूरा फ्लॉप हो जाता है, लाइफस्टाइल सेगमेंट चल रहा है, लाइफस्टाइल सेगमेंट का हेड है अथर्व, और जो आईटीसी का जो सिगरेट का सेक्शन है वसुंधरा उसकी हेड है। फेल हो गया पूरा सिगरेट सेगमेंट, तुमको निकालना चाहिए, इसको निकालना चाहिए बाहर। तुम्हारा जॉब हमेशा खतरे में ही रहता है। किसको निकालना चाहिए? तुमको निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि यू वर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अगर मान लो हमने डिवीजन वाइज सेपरेट नहीं किया होता और सारा का सारा प्रॉफिट लॉस एक जगह लेते, तो हमको पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा सेगमेंट लॉस में और उसका सेगमेंट प्रॉफिट में। इसलिए दिस प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी सिंस यूनिट्स हेड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल एसबीयू प्रॉफिटेबिलिटी। करियर डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। करियर डेवलपमेंट यानी अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? लेट से अथर्व अकेला सिगरेट भी बना रहा था, जीन्स भी बना रहा था, च्यवनप्राश भी बना रहा था, तीनों चीजें बना रहा था, तो इसको एक्सपर्टीज नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन अगर सिर्फ एक ही सेगमेंट पर ध्यान देगा तो इसकी कोर कंपिटेंसी बढ़ेगी, इसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ता जाएगा और इसका प्रमोशन होता जाएगा, इसके करियर में डेवलपमेंट होता जाएगा। ठीक है, अभी तो 5 साल बाद अगर कोई कंपनी में जॉब करने जाता है तो वहां पे पूछते हैं तुम्हारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर तुम बोलोगे मैं ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, कोई इज्जत नहीं देता। स्पेशलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। तो एसपीयू से स्पेशलाइजेशन होता है, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी आती है। करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आर फर्दर हायर इन दिस स्ट्रक्चर, अलाउ बेटर कंट्रोल ऑफ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखो सिगरेट है, सिगरेट को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन च्यवनप्राश ये जो बेच रहा है उसको मार्केटिंग की जरूरत है। तो अगर मान लो क्लब कर देते ना इस चीज को, तो ऐसा लगता कि सिगरेट के लिए भी मार्केटिंग का खर्चा हो रहा है। समझो इन दोनों का बिजनेस मर्ज कर दिया और 1 करोड़ रुपए इन्होंने मार्केटिंग के लिए खर्च किया, तो ये क्या बोलते हैं थोड़ा पैसा हमने सिगरेट के लिए किया होगा खर्चा। तो तुम ना वहां पे शेडिंग कर सकते हो, यानी कि कुछ प्रॉफिट छुपा सकते हो, कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो। लेकिन अगर मान लो तुमने सेपरेट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स में डिवाइड कर रखा ना, तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है और प्रॉपर प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी होता है। तुम अपने प्रोडक्ट पे अच्छे से ध्यान दे सकते हो। तुम्हें मालूम है ना कि एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी च्यवनप्राश या तुम्हारे लाइफस्टाइल के जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे जीन्स वगैरह के लिए, तो उसी के लिए करोगे। और तुम्हारे किस में क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हारे खर्चे कहां पे ज्यादा रहेंगे? सिगरेट वाले बताओ। तुम्हारा जनरली रेगुलेशंस वगैरह के अंदर तुम्हारा लाइसेंस फीस, रिन्यूअल्स, तुम्हारे खर्चे उस चीज में ज्यादा रहेंगे। तो प्रॉपरली अपने अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए ना ये सेग्रीगेशन जरूरी है। अलाउ बेटर कंट्रोल ऑफ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्प्स टू एक्सपांड इन डिफरेंट रिलेटेड एंड अनरिलेटेड बिजनेस। अभी अगर मान लो एक ही बंदे को हेड बना के बोलता हूं मैं सारी चीजें मैनेज कर, नहीं हो पाएगा। एक ही फैकल्टी को बोला 8 सब्जेक्ट पढ़ा, नहीं मैनेज कर पाएगा। लेकिन अगर हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल फैकल्टी रखी तो कोर कंपिटेंसी भी बढ़ेगी और हम रिलेटेड चीज के अंदर प्रोसीड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रिलक्टेंट टू टेक एनी सब्जेक्ट विच इज थियरी अपार्ट फ्रॉम एसएम। एसएम छोड़ के मैं कोई भी थियरी सब्जेक्ट नहीं लेता हूं। क्यों? आई डोंट हैव कोर कंपिटेंसी इन दैट। मेरा कोर कंपिटेंसी कहां पर है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर। प्रैक्टिकल में भी फाइनेंस से रिलेटेड मेरा ज्यादा नॉलेज है। तो यहां पे अगर मुझको एक्सपांड करना है तो अभी मैं क्या करूंगा? मैं फाइनल पे जाऊंगा, फाउंडेशन पे जाऊंगा, सीएमए में जाऊंगा, सीएस में जाऊंगा, सीए में जाऊंगा, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा। तो रिलेटेड या अनरिलेटेड एक्सपांशन करना भी है मुझे तो मैं पर्टिकुलर डिवीजन में ही करूंगा और इससे नॉलेज बढ़ता है। तुम बोलो अब कल चल के मैं तुमको बोलूंगा कि मैं लॉ भी पढ़ाना चालू करते, कोई फायदा नहीं होगा उससे। 10-12 स्टूडेंट आएंगे, एनर्जी उतनी वेस्ट होगी। उससे बेटर है अगर मैं मेरे एरिया में ही सोचूं तो 1-2 साल बाद मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो सकती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। समझ रहे हैं तुमको? नेक्स्ट पॉइंट्स देख लो, डिसएडवांटेजेस के एग्जाम में आया है। पहला, मे प्रोवाइड इनकंसिस्टेंट अप्रोच टू टैकल कस्टमर एक्सेट्रा बिकॉज ईच यूनिट में वर्क इन इट्स ओन वे टू हैंडल सिचुएशन। यानी कि क्या? यानी कि वसुंधरा जो सिगरेट बेच रही है अपने डिवीजन का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो अनफेयर मींस अडॉप्ट कर रही है। मैं कंपनी का ओनर हूं, मैं बहुत एथिकल पर्सन हूं, मेरे को अनएथिकल चीजें कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या कर रही हो? सिगरेट का सेल बढ़ाने के लिए क्लासेस में जाकर, सीएमए के क्लासेस में जाकर सबको सिगरेट बांट रही हो। 5-5 मिनट के ब्रेक में तुम लोग सुट्टा मार रहे हो। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को दे रहे हो सिगरेट।
तो ये सारे अनएथिकल मीन हो सकते हैं। और मेरा ध्यान अथर्व की तरफ है कि यार वो कितने ईमानदारी से च्यवनप्राश बेच रहा है लोगों को। वो छोटे बच्चों को जा जाकर जबरदस्ती, बुढ़े लोगों को जिनके पास दांत नहीं है उनको भी च्यवनप्राश खिला रहा है। मैं खुश हूं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन तुम जिन बुढ़ों के पास दांत नहीं है, जिन बच्चों के अब तक दांत नहीं निकले, तुम उनको सिगरेट पिला रही हो। तो अगर मैंने एसबीओ बहुत ही ज्यादा बना दिए तो ऐसा हो सकता है तुम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करो, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो सकता है। मे प्रोवाइड इनकंसिस्टेंट अप्रोच टू टैकल द कस्टमर। अच्छा तुम बताओ वसुंधरा, कैसे बढ़ाओगे तुम सिगरेट के कस्टमर अपने? तू कैसे बढ़ाएगा? च्यवनप्राश। हाँ च्यवनप्राश। और अनिकेत तू जीन्स कैसे बढ़ाएगा? जीन्स टी शर्ट स्ट्रेचेबल, ठीक है। वो उसकी सलमान खान की एक ऐड आती थी मालूम क्या, वो सुमो सुमो के साथ स्ट्रेच करके दिखाता है, ठीक है। ठीक है, अच्छी क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट। हाँ तू च्यवनप्राश क्या बोलेगा, जवान हो या बुढ़ा तुमको जरूरत है इसकी, ऐसा कुछ तो भी करके एडवर्टीजमेंट से बेचेगा। स्टूडेंट वगैरह का चाहिए, हाँ। एक बच्चा दिखाना, ऐसा कमजोर सा डल लाइट दिखाना पीछे से, और पढ़ रहा है, फेल हो रहा है, माँ ने च्यवनप्राश लाके दिया, लाइट ब्राइट हो गई, बच्चा टॉप कर दिया, ट्रॉफी आ गई हाथ में, बोल सकता है। और उसमें भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर को लेकर आना, सीएमए वाले को, कि मैंने च्यवनप्राश खाया। हाँ तुम क्या करोगे? दौड़ना, सीधा दौड़ना चालू कर देंगे। वाह, मतलब करंट बेच रहा है क्या तू? उसके अंदर बुड्ढों ने च्यवनप्राश खाया, भागना चालू कर देंगे। हद हो गई। हाँ वसुंधरा एक्टिव हो गई, इतने एक्टिव। कैसे बेचोगी सिगरेट? तुम हेल्प ले सकते हो समृद्धि की, उसके पास कुछ आइडिया है लगता है। क्या? तुम देखो रिस्पॉन्सिबल हो अपने डिवीजन के लिए, अपने डिवीजन के परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो तुम क्या करोगी? तुम्हें निकाल दिया जाएगा फिर से। तो ऐसे टाइम पे तुम्हें सेल्स तो बढ़ानी पड़ेगी। क्या करोगे सिगरेट की सेल्स बढ़ाने के लिए? इन्होंने तो, उसने तो सलमान खान को ले लिया, इसने बुड्ढों को दौड़ा दिया, किसी और को ले लेगा। चलो बाकी को ले लिया, शाहरुख खान को ले लिया। अच्छा चल, तूने ऋतिक को ले लिया, ऋतिक को ले लिया, ठीक है। तूने बुड्ढों को ले लिया, किसी मिलिंद सोमन को दौड़ा दिया। तुम क्या करोगी? एक्चुअली इसका बिजनेस में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लोग ऑलरेडी इतना पीते हैं वगैरह। पर ठीक है, तुमने पता चला शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर ले लिया, तो वो अलाउड नहीं है। तो तुम्हें यहां देखना पड़ेगा कि अपने कस्टमर के साथ कैसे टैकल करना है। सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट अप्रोच। हाई कॉस्ट का है कोई? अरे हाई कॉस्ट क्यों है? हाई कॉस्ट क्यों है? जब तुम एक बड़े बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दोगे तो मैन पावर ज्यादा लगेगा, ज्यादा हेड्स लगेंगे, ज्यादा सीईओज लगेंगे जो ज्यादा सैलरी लेंगे तुमसे। पहले एक सीईओ सारा काम कर लेता था, अभी बहुत सारे सीईओज लगेंगे। एनीवेज, बेनिफिट्स ऑफ एसबीयूज आर ऑलवेज मोर देन देयर डिसएडवांटेज, यानी कि इतना ज्यादा एडवांटेज मिलता है कि ये कॉस्ट भी उसके सामने कंपेरेटिवली कुछ भी नहीं रहती है। तो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट दे रखा है कि हाँ उसकी हाई कॉस्ट रहती है, पर एक्चुअली मैं मानता हूं कॉस्ट रहती है, लेकिन उसके बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलते हैं। एसबीयू कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? एसबीयू देख लो एक बार, कोई पॉइंट नहीं समझा तो पूछो मुझसे। सिगरेट की एडवर्टीजमेंट तुमने कभी नहीं देखी? हाँ सिगरेट, सिगरेट रॉयल स्टैग सिगरेट भी आती है? हाँ नहीं, देखी तुमने? फिर पीती कैसे हो तुम? तुम्हें पता कैसे चला ब्रांड के बारे में? बिना देखे। क्लासिक कहाँ ऐड देखी तुमने? बड़े नेशनल टीवी वगैरह पे? अरे वो तो यार अपने टपरी के ऊपर कोई भी लगाता है, उसके अलावा
तुम्हें पता होगा शायद पहले इंडियन क्रिकेट टीम को व्हील्स व्हील्स WILLS व्हील्स फोर स्क्वायर ये स्पॉन्सरशिप देते थे, इंग्लैंड को तो दिया था उन्होंने। तो पहले ब्रांड स्पॉन्सरशिप देते थे, अभी बायजूस दे रहा है, बायजूस देता है, ओप्पो देता है, सहारा देता था, उससे पहले व्हील्स भी देता था। WHEEL वो डिटर्जेंट वाला व्हील नहीं, WILLS व्हील्स सिगरेट का फोर स्क्वायर। अरे नहीं, सिगरेट को इतनी नेगेटिव मार्केटिंग मिल जाती है ना कि ऑटोमेटिकली लोग प्रोवोक रहते हैं। अभी देखो मयूरेश बाहर जाके पीता है रोज। नहीं यहाँ पे सुकड़ा कौन है एकदम, तू पीता है क्या? नहीं तू तो पंढरपुर से, तू कीर्तन वाला आदमी, तू नहीं करेगा। ये लड़कियों पर मेरे को थोड़ा डाउट आता है कि ये इनमें से कोई ना कोई तो, ये बियर वियर तो मारती होगी तुम लोग एटलीस्ट। तुम तो पति के इसमें से छीन लेती होगी, उसी के सिर पर बॉटल फोड़ देती होगी ज्यादा पीने के बाद। तुम रोज यहाँ पे सही सलामत आ रही हो, इसका मतलब है वो अत्याचार नहीं करता होगा तुम पे, तुम ही मारपीट करती होगी। एनीवेज देखो बेचारे को इतना तंग मत करो। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ा क्या अपन ने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? हाँ कब पढ़ा? कल ही पढ़ा सर। प्रोडक्ट में इसमें दो लाइन होती थी, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती थी। प्रोडक्ट मैनेजर रहता था और एक डिवीजन मैनेजर, फंक्शन मैनेजर्स भी रहता था। और डिवीजन मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर को, ये प्रोडक्ट मैनेजर ये प्रोडक्ट लाइन ले करता था और ये फंक्शनल लाइन ले करते थे, और ये दोनों एक दूसरे से हो जाते थे ओवरले, और एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता था। बट देयर क्वेश्चन इज हाउ डज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम एसबीयू? दे आर नॉट आस्किंग व्हाट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, पूछ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन नाउ दे आर आस्किंग व्हाई मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज बेटर देन दिस एसबीयू। The question is why metric structure is better than strategic business unit. Analyze the advantage and disadvantage of metric structure. मत सोचो, आंसर तो मैं देने ही वाला हूं। पैसा लिया है, बताना तो पड़ेगा। हाँ भाई बोलो। हाँ, एसबीयू जनरली वर्टिकल स्ट्रक्चर दिखाता है और मैट्रिक स्ट्रक्चर वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल दिखाता है। तो यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस है ना इनका, जो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्यूअल कंट्रोल रहता है, वर्टिकल कंट्रोल भी हॉरिजॉन्टल कंट्रोल भी, यानी कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंट्रोल भी और फंक्शन स्पेसिफिक कंट्रोल भी। और एसबीयू के अंदर क्या करता है, बंदा सिर्फ अपने डिवीजन के बारे में सोचता है, यानी कि लेट से आईटीसी का मैं एफएमसीजी जो पार्ट है उसके अंदर वो एक बंदा रहेगा, वो उसका प्रोडक्शन भी देखेगा, मार्केटिंग भी देखेगा, सेल्स भी देखेगा, परचेज भी देखेगा, सारी चीजें देखेगा। सो दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर, एसबीयू इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर। और मैट्रिक स्ट्रक्चर में वर्टिकल तो रहता है, ये साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल भी रहता था। याद करो कल अपन ने सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जांपल लिया था, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और वी स्मार्ट का एग्जांपल लिया था, तो वहां पर कोलाइड हो रहे थे स्ट्रक्चर्स, तो वहां पर ड्यूअल कंट्रोल आ रहा था, प्रोडक्ट का भी फंक्शन का भी। समझ में आया? So metric structure is better because of SBU because of this reason. Better than SBU because of this reason. SBU organization structure consists of flow of authority from top to bottom. That is vertical. क्या बोल रहे हैं? SBU के अंदर vertical flow है. SBU organization structure consists of flow of authority from top to bottom. That is vertical flow. Whereas metric structure contain both vertical and horizontal flow of communication and authority. क्या ये बात point समझ में आया तुम लोगों को? Vertical भी है, horizontal भी है. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फ्रीक्वेंटली यूज इन आईटी ऑर्गेनाइजेशन। कल अपने एग्जांपल ही आईटी कंपनी का लिया था कि 3 प्रोजेक्ट उठाए उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, फॉर मैनेजिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट। ईच प्रोजेक्ट इज मैनेज बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट्स मैनेजर विल हैव टीम अरेंज अंडर देम। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहेगा और साथ ही साथ फंक्शंस भी रहेंगे, उसके फंक्शनल मैनेजर भी रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहेगा। ये समझ में आया क्या तुमको? एडवांटेज क्या है? मेट्रिक स्ट्रक्चर इज यूजफुल फॉर सम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज लाइक आईटी, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। ये एडवांटेज नहीं है, फैक्ट है। इनफैक्ट दिस इज अ फैक्ट, ये एडवांटेज थोड़ी है। एनीवेज उन्होंने दे रखा है।
एम्प्लॉइज कैन सी विजिबल रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स, यानी कि वो अपना काम करते हैं, एफर्ट्स लेते हैं, उनको उसका रिजल्ट दिखता है. इट रिमूव्स बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट बिकम्स इजी. एंड लास्ट इज दिस इज वेरी इफेक्टिव व्हेन द एनवायरमेंट इज वेरी चेंजिंग, इट इज वेरी डायनामिक. डायनामिक एनवायरमेंट में ये यूजफुल है. बहुत सिंपल पॉइंट दे रखे हैं. कोई पॉइंट नहीं समझा तो मुझसे पूछना. डिसएडवांटेज क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है. यूजफुल तो है पर कॉम्प्लेक्स है. क्यों? क्योंकि यहां पे 2 लोगों की परमिशन लगती है. इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट ड्यू टू मोर मैनेजमेंट पोजीशन. यहां पे अपने को प्रोजेक्ट मैनेजर भी रखना है, फंक्शन मैनेजर भी रखना है, दोनों चीजें रखनी है, इसलिए कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इन्वॉल्व्स ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड गिविंग राइज टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, सुष्मिता मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन की हेड है और प्रोजेक्ट ए की हेड है चंद्रकला. इन दोनों का 36 का आंकड़ा है. ये बोल रही है मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है और ये फंड ही अलोकेट नहीं कर रही, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो यहां पर यही बोला है उन्होंने, गिविंग राइज टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तुम बोल रहे हो कि नहीं ये वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देना चाहिए. अभी अथर्व एक फालतू सा प्रोजेक्ट बना रहा है, एकदम रद्दी गवार टाइप का प्रोजेक्ट, और तुमने सारा का सारा फंड उसको अलोकेट करके दे दिया. तो हो सकता है ये सारे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं. फिर ये बात को देखकर चंद्रकला ने तुमको मार दिया, कॉन्फ्लिक्ट मार दिया, खत्म. वो ऐसे ही करती है. एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देख लो. बस एक ही चीज थी, मैट्रिक स्ट्रक्चर क्यों बेटर है? क्योंकि वहां पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्यूअल कंट्रोल रहते हैं. एसबीयू जस्ट वर्टिकल कंट्रोल है, यहां पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों है. एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार पढ़ लो, बहुत जनरल पॉइंट दे रखे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है. पहला लिखा है इट इज स्पेसिफिकली यूज इन सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री. सेकंड है रिजल्ट्स दिख के आते हैं. तीसरी चीज बैरियर टू कम्युनिकेशन हट जाता है. गलत पॉइंट है, झूठा पॉइंट है. ये बोलता है कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होते. अरे कम्युनिकेशन क्या, यहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट होता है. उल्टा बैरियर हटते नहीं, उल्टा झगड़े ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है. इट इज वेरी इफेक्टिव एंड इन्वायरमेंट इज डायनामिक. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर इन्वायरमेंट चेंजिंग और डायनामिक है तो तुम ये वाला मेथड यूज कर सकते हो. इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉस्ट भी ज्यादा है, डबल लाइन ऑफ कंट्रोल है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं. याद करवा दूंगा, वो मेरा काम है. अभी सिर्फ समझ लो. समझा? कोई डाउट नहीं? आज के लिए इतना ही. चलो कल